जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? आप लोगों को मुझे सुन रहे हैं आप लोग? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। ठीक है, जी सर, आ रही है बात। चलें गुड। और और सर क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, शाह साहब आप ठीक हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक ठाक। चलें, अच्छी बात है। तो ये लोग ने कल शेड्यूलिंग के बारे में बेटा पढ़ रहे थे। जितना कल लोगों ने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें शाबाश। कल हम लोगों ने जितना डिस्कस किया था बेटा उससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग शाबाश पूछ लें। हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था और लास्ट पर हम लोग जो है वो सीपीयू शेड्यूलर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सीपीयू शेड्यूलिंग को बेटा समझने के लिए इतनी बात काफी है कि देयर इज अ शेड्यूल फॉर द प्रोसेसर कि कब किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। अब किस प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करना है वो प्रोसेसर अपनी मर्जी के साथ तो नहीं कर सकता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने करवाना होता है उससे। दैट्स व्हाई ये सीपीयू शेड्यूलिंग जो है इट इज पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपका ये सीपीयू शेड्यूलिंग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है तो ये कैसे होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो सारी ये डिस्कस करना लाजमी है। और ये सीपीयू शेड्यूलिंग क्यों की जाती है? ये सीपीयू शेड्यूलिंग की जाती है फॉर द एफिशिएंट जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है या मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन है उसके लिए हमारे पास ये सीपीयू शेड्यूलिंग की जाती है। सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर हम लोग बेसिक पॉइंट्स को या बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के आए थे जिसके अंदर हमने देखा था कि मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन से क्या मुराद है, जिसके अंदर हमने देखा कि सीपीयू बस्ट और आईओ बस्ट से क्या मुराद है, जिसके अंदर हम लोगों ने जो कंसर्न थे सीपीयू बस्ट की डिवीजन के जो कंसर्न थे सीपीयू बस्ट को कैसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द डिफरेंट प्रोसेसेस, उसको हम लोगों ने देखा था। तो सीपीयू शेड्यूलर जब हम लोग लास्ट टाइम हमारा कनेक्शन खत्म हुआ तो हम लोग सीपीयू शेड्यूलर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने कहा था कि सीपीयू शेड्यूलर इज अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की क्या ड्यूटी होती है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू में से प्रोसेस को उठाता है और कोई एक कोर जो है वो उस प्रोसेस को एलोकेट कर देता है। और जहाँ देखा गया है कि हमारे पास ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग का डिसीजन होना होता है मींस कि मैंने किस प्रोसेस को अब एग्जीक्यूट करना है, मैंने अब किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, वो जो शेड्यूल है वो कब इम्प्लीमेंट होता है, वो कब हमारे पास उसको यूज किया जाता है। उसके लिए चांद हमारे पास जो थी वो डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट सिचुएशंस थी। पहली सिचुएशन में लिखा हुआ है जी स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। ये मैंने आपको बताया था ये जो सिचुएशन है ये कब क्रिएट होती है। ये सिचुएशन बेटा तब क्रिएट होती है जब आपका एक प्रोसेस जो है वो इनपुट आउटपुट वेट में जाता है। जब आपका एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट वेट में जाता है तो डेफिनेटली आप आपका जो प्रोसेसर है दैट स्विचेस अ प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। दूसरी जो सिचुएशन है दैट इज स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई इंटरप्ट आ जाती है तो आपका प्रोसेस जो है वो रनिंग से रेडी में चला जाता है। और हम लोगों ने जब ये स्टेट्स पढ़ी थी प्रोसेसेस की तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि वहां हम लोगों ने डायग्राम के अंदर ये देखा था हमने डायग्राम में ये देखा था कि जैसे ही इंटरप्ट आती है तो आपका जो प्रोसेस है वो रनिंग से रेडी स्टेट में चला जाता है। तो ये जो सेकंड सिचुएशन है ये किसी न किसी इंटरप्ट की फॉर्म में हमारे पास अक्कर होती है। जो थर्ड स्टेट है स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी,
ये जब हमारे पास वेट खत्म हो जाता है, जो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में गया था उसने इनपुट ले ली है, अब वो वापस रेडी स्टेट में आ रहा है, या किसी या आउटपुट दे दी है तो अब वापस वो रेडी स्टेट में आ रहा है, तो हमारे पास फर्दर उसने क्या काम करना है। और एट द एंड हमारे पास जो फोर्थ सिचुएशन है दैट इज टर्मिनेट्स, कि जब आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो तब भी आपके प्रोसेसर ने स्विच करना है ना। जब एक प्रोसेस टर्मिनेट ही हो गया तो अब आपके प्रोसेसर ने उसको खत्म करना है और दूसरे किसी प्रोसेस की तरफ मूव करना है। तो जब उसने किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव करना है तो सीपीयू स्केड्यूलिंग इंप्लीमेंट होगी कि किस प्रोसेस को पकड़ना है, क्योंकि देयर आर मेनी प्रोसेसेस इन द मेमोरी। और लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि वो जो मेमोरी में प्रोसेस पड़े होते हैं दोज आर इन रेडी क्यू, एंड दैट मींस कि दोज प्रोसेसेस आर रेडी, और उनको क्यू की फॉर्म में लाइन अप किया जाता है, लेकिन वो फीफो नहीं होता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता। क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग क्यू की बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप लोगों के पास वो सीपीयू स्केड्यूलिंग की बेस के ऊपर हमारे पास इंप्लीमेंटेड होगा कि किस प्रोसेस को उठाना है, किस प्रोसेस को यहाँ से नहीं उठाना। तो यहाँ उसने बताया हुआ जो सिचुएशन 1 और 4 है तो उसके अंदर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसके अंदर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि एक न्यू प्रोसेस आना ही आना है। ठीक है जी। सिचुएशन नंबर 1 और 4 के अंदर वो कहता है जी कोई चॉइस नहीं है स्केड्यूलिंग के अंदर, क्योंकि आपने किसी नए प्रोसेस को पकड़ना ही पकड़ना है, आपने किसी नए प्रोसेस को लेके ही आना है, आपने किसी ना किसी नए प्रोसेस को सिलेक्ट करना ही करना है जो कि रेडी क्यू में पड़े हैं उनमें से किसी एक प्रोसेस को। लेकिन जो सिचुएशन 2 और 3 है वहां पर चॉइस हमारे पास है कि आप लोगों के पास आप लोग किसी प्रोसेस को पकड़ दें या नहीं पकड़ दें, या आप उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। वो इंटरप्ट कितनी देर की है, ठीक है जी, वेट खत्म हो गया फौरन से, तो आप लोग क्या करते हैं, तो वहां पर आप लोगों के पास थोड़ी सी रिलैक्स, आप कह लें जी कि थोड़ा सा आपको कंफर्ट दिया गया है, थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है हमारे प्रोसेसर को। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की तरफ। प्रीएम्पशन एक प्रोसेस होता है हमारे सिस्टम के अंदर जिसको प्रीएम्पशन कहते हैं। प्रीएम्पशन, ये जो वर्ड है ना प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, बेसिकली ये प्रोसेसेस कि प्रोसेस जो है वो प्रीएम्प्ट होता है या नहीं होता, उसकी बेस के ऊपर ये दोनों वर्ड्स जो है ना वो डिस्कस किए जाते हैं। अब प्रीएम्पशन क्या है? प्रीएम्पशन ये है कि मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ इस वक्त, मैं क्या प्रोसेस कर रहा हूँ जी कि मैं बोल रहा हूँ और मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। मेरे अगेंस्ट एक प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त, मैं किसी ना किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अचानक से मुझे आवाज आ जाती है मेरे बड़े भाई की या मेरी वालदा की या मेरे जो फादर है उनकी आवाज आ जाती है जी आप इस काम को छोड़ें दूसरा काम करें। तो याद रखना बेटा कि जब भी आप लोग किसी प्रोसेस को रनिंग फॉर्म में छोड़ेंगे, जब भी आप लोग किसी प्रोसेस को रनिंग फॉर्म में छोड़ेंगे और किसी दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे किसी ना किसी रीजन से, वो रीजन क्या होगी वो बात की बात है। जब भी आप लोग किसी रनिंग प्रोसेस को छोड़ेंगे और किसी दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, अंडर एग्जीक्यूशन लेके आएंगे, तो आपने जो प्रोसेस किया उस प्रोसेस को प्रीएम्पशन कहते हैं। एक प्रोसेस को अंडर एग्जीक्यूशन छोड़ना, एक प्रोसेस को अंडर एग्जीक्यूशन छोड़ना और दूसरे को पकड़ना, उसको प्रीएम्पशन बोलते हैं। ठीक है जी। और जब आपने प्रीएम्पशन नहीं की दैट मींस कि आप नॉन प्रीएम्प्टिव की फॉर्म में है। तो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग से मुराद क्या है? प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग से मुराद यह है कि आप लोग देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे आएंगे कि आप लोग एक प्रोसेस को रनिंग फॉर्म में छोड़ देंगे और दूसरे प्रोसेस को पकड़ लेंगे। अब वो वहां पर सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि जो आप लोगों के पास सिचुएशन 1 और 4 है, जब उनके अगेंस्ट हमारे पास स्केड्यूलिंग इंप्लीमेंट की जाती है या स्केड्यूलिंग को यूज किया जाता है, तो वो जो स्केड्यूलिंग है ना वो नॉन प्रीएम्प्टिव है।
वो नॉन प्रिएम्प्टिव कैसे है? तो नॉन प्रिएम्प्टिव होया गया, नॉन प्रिएम्प्टिव ये है कि अंडर एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस को छोड़ा और किसी दूसरे प्रोसेस को पकड़ लिया, ठीक है। इनपुट आउटपुट वेट नहीं है, इनपुट आउटपुट वेट नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो कह रहा है जो हमारे पास सिचुएशन 1 एंड 4 है वो नॉन प्रिएम्प्टिव है, अदरवाइज सिचुएशन जो है वो प्रिएम्प्टिव। अब पहले की फॉर्म में आप लोग सिचुएशन नंबर 1 देखें, उसकी फॉर्म में आपने प्रोसेस को छोड़ा नहीं है। सिचुएशन नंबर 1 की फॉर्म में आपने प्रोसेस को अंडर एग्जीक्यूशन नहीं छोड़ा, ठीक है। आपका प्रोसेस वेट में गया तो आपके प्रोसेसर ने उस प्रोसेस को छोड़ा है, अदरवाइज आपने उसको अंडर एग्जीक्यूशन नहीं छोड़ा। अंडर एग्जीक्यूशन छोड़ने से मुराद था कि रनिंग में ही आप लोग उसको छोड़ देते किसी भी पॉइंट पे, इनपुट आउटपुट की वजह से नहीं, ठीक है। और दूसरा आपके पास फोर्थ सिचुएशन क्या है कि प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है। जब आप प्रोसेस टर्मिनेट हो गया आप उसको छोड़ के डेफिनेटली आप दूसरे प्रोसेस की तरफ चले जाएं। तो इस केस के अंदर, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर आप लोगों के पास वो कहता है जो स्केड्यूलिंग है ना वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 4 में स्केड्यूलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 4 में तो किसी भी प्रोसेस को अंडर एग्जीक्यूशन नहीं छोड़ा। पहली सिचुएशन में आप प्रोसेस को छोड़ते हैं क्योंकि प्रोसेस इनपुट आउटपुट वेट में चला जाएगा, और फोर्थ सिचुएशन में आप प्रोसेस को छोड़ते हैं क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फॉलो कर रहे हैं? डिफरेंस क्लियर हो रहा है बेटा कि नहीं हो रहा? जी सर हो रहा है। चले, जो सिचुएशन नंबर 3 और सिचुएशन नंबर 4 में हमारे पास जो प्रीएम्प्शन है वो कहता है वो प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्शन है, अदरवाइज उसने लिखा ना अदरवाइज इट इज प्रीएम्प्टिव। इसका मतलब है कि डेफिनेटली सिचुएशन नंबर 3 और सिचुएशन 2 और 3 रह गए ना हमारे पास। 2 और 3 में हमारे पास जो सिचुएशन होनी है, जो स्केड्यूलिंग होनी है वो प्रीएम्प्टिव होनी है, क्योंकि वहां पर आप लोग किसी प्रोसेस को अंडर एग्जीक्यूशन छोड़ रहे थे। अब देखिए अचानक से इंटरप्ट आ जाता है, अचानक से इंटरप्ट आया, आपने प्रोसेस जहां भी था रनिंग फॉर्म में वहीं से छोड़ा और आप लोग दोबारा से रेडी स्टेट में चले गए, ठीक है। क्योंकि तब आपका प्रोसेसर जो है वो इंटरप्ट के साथ डील करना शुरू हो गया। तो होप्स हो कि आप फॉलो कर रहे हैं कि रनिंग फॉर्म में छोड़ना है। रनिंग फॉर्म में किसी ना किसी स्टेट में आप लोग जब किसी प्रोसेस को छोड़ते हैं, किसी दूसरे प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, तो आप लोग प्रीएम्प्ट करके जाते हैं। आप अपना कोई काम कर रहे हैं, आप अपनी कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, आप बैठ के लिखना शुरू कर देते हैं, प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी मदर की आवाज आ जाती है, नहीं भी इस काम को छोड़ें, आप मेरा काम जो मैं कह रही हूँ पहले वो करें। तो आप किसी इनपुट और आप कोई मटेरियल के वेट में नहीं जाते हैं, आपको कोई मटेरियल नहीं चाहिए था, सारा कुछ आपके पास था, आप अपना काम कर रहे थे, आप पूरी लगन के साथ अपनी असाइनमेंट लिख रहे थे, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग ओके था। लेकिन अचानक से मामा कहती हैं जी, आपकी वालिदा कहती हैं जी बेटा आप जो है ना ये काम छोड़ें, अपना मेरा काम करें। आप अपने काम को दरमियान में छोड़ देते हैं, रनिंग फॉर्म में था आप उसको वहीं से छोड़ देते हैं और अपनी वालिदा का जो आपकी अम्मी ने जो काम बोला है वो करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोसेस को रनिंग फॉर्म में छोड़ के गए हैं, दूसरे प्रोसेस की तरफ चले गए हैं, इंटरप्ट आ गई ना आपकी अचानक से। इस केस के अंदर आपने प्रीएम्प्ट किया। प्रीएम्प्शन या प्रीएम्प्ट करना इटसेल्फ एक प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी की फॉर्म में क्या है? स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी की फॉर्म में यह है कि एक प्रोसेस जो है उसने अपनी इनपुट पूरी कर ली है, नाउ उसने एग्जीक्यूट होना है। जब उसने एग्जीक्यूट होना है दैट मींस कि अब वो वेटिंग से रेडी में चला जाएगा। जब वेटिंग से रेडी में चला गया इसका मतलब है कि अब उसको जल्दी से जो है वो प्रोसेसर एलोकेट किया जाए ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। इस फॉर्म में हमारे पास दोनों जो कंडीशंस हैं, कुछ सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3 है, इन दोनों की फॉर्म में हमारे पास जो है जी प्रीएम्प्शन होनी है, और सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 4 की फॉर्म में हमारे पास प्रीएम्प्शन नहीं होनी। हम आगे जाके देखेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट। नीचे उसने एग्जांपल्स बताई हुई हैं, ये लास्ट पार्ट में देख लें, उसने पढ़ा हुआ है, उसने बताया हुआ है जी कि विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है। आजकल हमारे पास लेटेस्ट सिस्टम ये है। लेटेस्ट सिस्टम अगर इस प्रीएम्प्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं करेगी, हमारी जो थ्रूपुट है सिस्टम की वो इंप्रूव नहीं करेगी, ठीक है जी। रेस कंडीशन आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने थ्रेड से पहले जो प्रोसेस का चैप्टर था उसके अंदर रेस कंडीशन
हमारे पास एक आई थी, तो मैंने कहा था आपने इसको खुद से पढ़ लेना है। अगर आपने उसको खुद से पढ़ लिया था तो वेरी गुड, अगर नहीं पढ़ा तो फिर ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन उसका मैं आपको दे देता हूँ। रेस कंडीशन बेटा ये है कि एक रिसोर्स है और दो प्रोसेस सेम टाइम पे उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक उसमें से डाटा को रीड कर रहा है और एक उसमें डाटा की एडिटिंग कर रहा है। ठीक है जी। तो दोनों के दरमियान में रेस लगी हुई है कि पहले कौन करता है। इसको कहते हैं रेस कंडीशन। बाकी अगर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी। होप्स हो गया आपने रेस कंडीशन को फॉलो किया। रेस रेस दो लोगों के दरमियान रेस कब लगती है? दो लोगों के दरमियान रेस तब लगाई जाती है जब वो किसी एक टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस कंडीशन की बात करते हैं, तो हमारे पास दो प्रोसेसेस जो हैं वो एक वक्त में सेम टाइम में किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर फिर हमारे पास जो है ना वो रेस कंडीशन इंप्लीमेंट हो जाती है। वो रेस कंडीशन जब आप लोगों को मैंने कहा था प्रोसेसेस के चैप्टर में कि आपने इसको पढ़ लेना है, अगर आपने वहां पर इसको पढ़ा होता तो वो आपको वहां पर उसने इसकी पूरी डिटेल बताई हुई है और साथ में उसका सोल्यूशन भी बताया हुआ है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल आप लोग यूं ले लें कि जैसे एक घर में हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड जो है वो ट्यूबलाइट्स का सिस्टम है। सेंट्रलाइज से मुराद ये है कि आप चार पांच जगह पर आप लोग जो है आप लोगों ने लगाए हुए हैं बटन, और वो चारों पांचों जगह से एक एक आप लोग बटन ऑन करते हैं तो पूरे घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ठीक, या कोई स्पेसिफिक एरिया आपने रखा हुआ है उसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब दो भाई हैं, वो दोनों भाई एक वक्त में जो है वो उसको ऑन कर रहा है और एक वक्त में उसको ऑफ कर रहा है सेम टाइम पे। एक ही वक्त में एक जगह पर आपका एक भाई खड़ा है, उसको उसको वो शायद लाइट्स ऑफ करना चाहता है और आप जो है वो लाइट्स ऑन करना चाहते हैं। तो हमारे पास दोनों एक ऑन अपनी साइड से ऑन का बटन प्रेस कर देता है और एक अपनी साइड से ऑफ का बटन प्रेस कर देता है। अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में हमारे पास दो डिफरेंट कमांड जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को गई। तो वो क्या, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या डिसीजन लेगा? अब इलेक्ट्रिक सर्किट बंद होगा या ऑफ हो जाएगा या ऑन हो जाएगा? तो इस केस के अंदर हमारे पास रेस कंडीशन का सलूशन क्या है, वो जब आप लोग वहां पर रेस कंडीशन पढ़ेंगे वो आप लोगों को बताएंगे रेस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है। ठीक है जी। अब लेकिन इसको समझने के लिए मैंने आपको बता दी है थोड़ी सी बात कि जब हमारे पास सेम टाइम पर दो प्रोसेसेस एक रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर रेस कंडीशन अकर हो जाती है। खैर, अब वो यहाँ पर आपको बता रहा है जी कि प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग जो है वो उसकी फॉर्म में हमारे पास जो है वो रेस कंडीशन अकर कर सकती है, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक ही तरह का डाटा जो है वो डिफरेंट सेवरल प्रोसेसेस के अगेंस्ट शेयर हो रहा है। जैसा कि हम लोग पैरेललिज्म के अंदर देख के आए थे कि जब हम लोग डाटा की पैरेललिज्म नहीं करते, डाटा को डिवाइड नहीं करते, तो एक ही डाटा होता है और मल्टीपल प्रोसेसेस जो है उस डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसने नीचे एग्जांपल भी बताई हुई है। ये देखें कि कंसीडर द केस ऑफ टू प्रोसेसेस that share data while one process is updating the data। एक प्रोसेस जो है वो डाटा को अपडेट कर रहा है, इट इज प्रीएम्प्टेड सो दैट सेकंड प्रोसेस कैन रन। उसने छोड़ना है, प्रीएम्प्ट होना है तो दूसरे प्रोसेस ने रन होना है। द सेकंड प्रोसेस देन ट्राइज टू रीड द डाटा व्हिच आर इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है जी, होप्स हो कि आप लोगों ने फॉलो कर लिया कि रेस कंडीशन क्या है। ये मिलती जुलती एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दी है, जो यहाँ पर लिखी हुई है कि एक जो है वो डाटा को अपडेट कर रहा है और वो प्रीएम्प्ट करेगा तो सेकंड प्रोसेस जो है वो रन हो सकता है। ठीक है, इट इज प्रीएम्प्टेड सो दैट द सेकंड प्रोसेस कैन रन। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस बेसिकली क्या कर रहा था, सेकंड प्रोसेस वहां से डाटा को रीड करने की ट्राई कर रहा था, जो कि इनकंसिस्टेंट स्टेट में। इनकंसिस्टेंट स्टेट क्या है जी? उसने रीड करना है। अब वो रीड क्या करे? अपडेटेड फॉर्म में रीड कर ले या उसके बगैर ही रीड कर ले। ठीक है जी, एंड सो ऑन। सो डिस्पैचर, डिस्पैचर आप लोगों के पास बेटा ये भी एक प्रोसेस है। अब डिस्पैचर को समझने के लिए हमारे लिए इतना काफी है कि आपका जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है वो रेडी क्यू में से प्रोसेस उठा के लेके आता है और हम कहते हैं सीपीयू को दे देता है। अब सीपीयू तो किसी और प्रोसेस पे ऑलरेडी काम कर रहा था, सीपीयू तो किसी और प्रोसेस पे ऑलरेडी काम कर रहा था। अब सीपीयू तो फौरन से उस प्रोसेस के अगेंस्ट काम शुरू नहीं करता जो कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर लेके आया है, जिसको सीपीयू स्केड्यूलर लेके आया है।
अब होता क्या है कि वहां पर एक डिस्पैचर एग्जिस्ट करता है। वो डिस्पैचर क्या करता है, वो पुराना प्रोसेस आपके प्रोसेसर से लेता है और जो नया प्रोसेस सेलेक्ट करके आया है अभी आपके पास, वो एलोकेट कर देता है प्रोसेसर को। डिस्पैचर ने आपके प्रोसेसर से जो प्रीवियसली आपका प्रोसेसर एक प्रोसेस के ऊपर एग्जीक्यूशन कर रहा था, वो ले लेना है, और जो नया प्रोसेस आपका सीपीयू स्केड्यूल कर लेके आया है वो आपके प्रोसेसर को दे देना है। ये काम डिस्पैचर का होता है। ठीक है जी, डिस्पैच कर देना, डिस्पैच कर देना, दे देना, ये लें अब काम आप करें। अब हमारे पास जो है तकरीबन गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर हमारे पास एक डिस्पैचर की पूरी सीट होती है। उसका काम क्या होता है जी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस की तरफ फॉरवर्ड होने हैं, तो वो डिस्पैचर क्या करता है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखता है अपने रजिस्टर के ऊपर, और वो फाइल लेके वो डॉक्यूमेंट लेके उस फलाने ऑफिस में चला जाता है। तो वहाँ फलाने ऑफिस में उनके हैंड ओवर करके तो वहां पर उनसे साइन करवा लाता है रजिस्टर पे कि भाई मैं ये डॉक्यूमेंट आपको दे चुका हूँ। दैट मीन्स कि उसने रजिस्टर के ऊपर एक अपने डॉक्यूमेंट को पूरा डिस्पैच किया। और डिस्पैच उसने क्यों किया, उसने कहा जी ये फलाना काम हो रहा है। तो इन सिंपल केस आप लोग कहते हैं जी कि आपके प्रोसेसर को एक प्रोसेस जो है वहां से स्विच करवा के दूसरे प्रोसेसर की तरफ लेके जाना, उसको हम लोग फिर डिस्पैचर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे डिस्पैचर के बारे में उसने क्या लिखा हुआ है, डिस्पैचर मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द सीपीयू स्केड्यूलर। ठीक है, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपके सीपीयू स्केड्यूलर ने जो प्रोसेस सेलेक्ट किया और प्रोसेस को लेके आपके प्रोसेसर की तरफ आया। प्रोसेसर तो आपके पास कोई और काम कर रहा था उस वक्त, तो आपके प्रोसेसर का कंट्रोल आपके सिलेक्टेड सीपीयू स्केड्यूलर से सिलेक्टेड जो प्रोसेस है उसकी तरफ लेके जाना जो है, या उस प्रोसेस को कंट्रोल देना जो है, वो आपका डिस्पैचर काम करता है। और यहाँ पर जो टाइम कंज्यूम होता है, ये जो टाइम कंज्यूम होता है ना आपका, कि एक प्रोसेस ले लेना और दूसरा प्रोसेस दे देना, इस टाइम को डिस्पैच लेटेंसी बोलते हैं। वो जो टाइम हमारे पास वहां पर कंज्यूम होता है कि एक प्रोसेस को रोकना है, उसको आपके प्रोसेसर से लेना है और प्रोसेसर का कंट्रोल दूसरे प्रोसेस को देना है, इस टाइम को कंज्यूम होने को डिस्पैच लेटेंसी बोलते हैं। लेकिन उससे पहले उसने कहा जी ये जो कंट्रोल एक प्रोसेस से लेना है दूसरे प्रोसेस को देना है, उसके अंदर होता क्या है, स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट होता है। ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट क्या होती है। और स्विचिंग जो है वो यूजर मोड की तरफ होनी है, और जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम। ठीक है, उसने कंट्रोल दे दिया कि ये फलाना प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। अब डेफिनेटली आपका जो प्रोसेसर है उसने जंप करना है आपके यूजर प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि यूजर प्रोग्राम के अंदर ही हमारे पास ये सारी की सारी एग्जीक्यूशन हो रही है जब आप लोगों के पास प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया जाएगा। सो नीचे उसने बताया हुआ डिस्पैच लेटेंसी के बारे में, टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर प्रोसेस। ठीक है जी, या स्टार्ट अनदर रनिंग। स्टार्ट अनदर रनिंग से मुराद पहली एक रनिंग हो रही थी उसको आपने रोका था, दूसरी रनिंग की तरफ मूव कर गए। तो डिस्पैचर इटसेल्फ एक प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि इसके अंदर क्या होता है। होप्स हो के आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया, तो आप लोग जो है डिस्पैचर को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो समटाइम हम लोग डिस्पैचर और सीपीयू स्केड्यूलर में कंफ्यूज हो जाते हैं। समटाइम हम लोग डिस्पैचर और सीपीयू स्केड्यूलर या शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों शायद सेम है। सेम नहीं है। रेडी क्यू में से प्रोसेस को उठा के लेके आया, सेलेक्ट करके लेके आया आपका सीपीयू स्केड्यूलर और प्रोसेसर को दिया। अब प्रोसेसर को दिया है ना, तो अभी प्रोसेसर का कंट्रोल उस प्रोसेस को नहीं मिला। प्रोसेसर का कंट्रोल उस प्रोसेस को कौन देगा, वो आपका डिस्पैचर देगा। ठीक है जी, मींस कि हमारा डिस्पैचर डिस्पैच करेगा उस प्रोसेस को प्रोसेसर की तरफ, तो उसको हम लोग डिस्पैचर बोलते हैं। वो जो टाइम वहां पर कंज्यूम होता है, वो जो टाइम हमारा वहां पर लगता है जी एक प्रोसेस को रोको और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करो, वो इस दरमियान हमारा जो टाइम वेस्ट होता है उसको डिस्पैच लेटेंसी बोलते हैं जी। मोस्टली स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, 38 स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह ज्वाइन किया हुआ है। होप्स हो के फैसल भी अवेलेबल है, साद भी अवेलेबल है, राना अली हमजा खान
जो है वो भी अवेलेबल है, सोया नहीं है। गुले सहर सो गई है या जाग रही है? माइक पे माइक जी सर, सुन रही हूँ। मैंने सबको म्यूट कर दिया बेटा। अब आप मुझे मैसेज में बताएंगे, ठीक है? मैसेज में बताएंगे आप हैं या नहीं। और मुख्तार जो है होप सो के जाग रहा है, वो भी नहीं सोया। आयशा अवेलेबल है। अटेंडेंस मैंने देख ली है आप लोगों की, जिन लोगों ने प्रेजेंट लिखा है या मैं इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं, अप्रोक्सीमेटली 39 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो अली रजा भी अवेलेबल है जी, और उसके साथ मोहम्मद तैयब भी है। मोहम्मद तैयब जो है वो चुप करके हमें सुन रहा है, हमसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा। हमसे क्वेश्चन भी पूछेगा तो हमें अच्छा लगता है जब ये तैयब क्वेश्चन पूछता है। दानियल खालिद भी है, मुकरमा नईम भी है जी। बेटा आपके वाला साहब की तबीयत कैसी है? आपके वाला साहब ठीक है जी? रामेश अरशद है, और शुएब मुस्तफा भी आज प्रेजेंट है। शुएब मुस्तफा और शाहजेब हमेशा की तरह प्रेजेंट है, कोई क्लास नहीं छोड़ता ये। वेरी गुड शाहजेब, वेरी गुड। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है जी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। तो जी शाहजेब, थैंक यू सो मच। आपका भी थैंक यू है जी कि आप मेरी क्लास अटेंड करते हैं। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। मोस्ट स्टूडेंट जाग रहे हैं। जियाउर रहमान भी प्रेजेंट है जी माशाल्लाह, फ्रॉम आई थिंक ये कोई फाटा वाली साइड से है। आयशा, आप एग्जाम्स के बारे में परेशान ना हो बेटा, आपके एग्जाम्स होने हैं, ठीक है? आप स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होने हैं। अगस्त में यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। अगर 15 जुलाई को ओपन नहीं हुई तो अगस्त में यूनिवर्सिटी ओपन होगी और आप लोगों की क्लासेस होंगी। देन आपके एग्जाम्स होंगे फिजिकली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है? आप परेशान ना हो, आपको एग्जाम्स के बगैर प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपके एग्जाम्स होने हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ताकि हमारा कोर्स भी कवर हो। और आपकी जीआर की पुरजोर फरमाइश के ऊपर मैंने जो है आपको वो सेंड किए हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स भी सेंड कर दिए हैं, कोर्स आउटलाइंस, और आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं और कहाँ तक अभी हमारा काम रहता है। सो कोई पता नहीं में से बेटा, ये जब यूनिवर्सिटी जाएंगे यूनिवर्सिटी बताएगी हमें। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज क्लासेस होंगी, देन एग्जाम्स होंगे ईद के बाद। चले सीपीयू स्केजुलिंग, उसका जो क्राइटेरिया है, सीपीयू स्केजुलिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? सीपीयू स्केजुलिंग का क्राइटेरिया हम लोग शुरू में एक बात पढ़ के आए हैं कि सीपीयू स्केजुलिंग क्यों करनी है हमने। क्राइटेरिया से क्या मुराद होता है? आप लोग जब एक एडवर्टीजमेंट आती है आपकी किसी जॉब के लिए, तो आप उस पर अप्लाई करते हैं। जब आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि क्या मैं इसके क्राइटेरिया पर फुलफिल करता हूं, कि ये जो उन्होंने क्राइटेरिया मांगा है, क्वालिफिकेशन मांगी है, एज मांगी है, एक्सपीरियंस मांगा है, क्या मैं इनके क्राइटेरिया पर फुलफिल करता हूं? अगर आप उसके क्राइटेरिया पर फुलफिल करते हैं ना, उस ऐड के क्राइटेरिया पर फुलफिल करते हैं, देन आप लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं करते और आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस में कंसीडर ही नहीं किया जाता, आपकी एप्लीकेशन को वेस्ट कर दिया जाता है। नहीं अली हमजा बेटा, 15 जुलाई से चांसेस हैं, लेकिन 15 जुलाई से चांसेस कम हैं, अगस्त के ज्यादा चांसेस हैं जी। जुबैर अली सही कह रहा है, रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी।
मतलब कि सीपीयू स्केड्यूलिंग के अंदर ये 5-6 चीजें जो लिखी हुई हैं आपके सामने, ये फुलफिल होनी चाहिए, फिर आपकी स्केड्यूलिंग जो है ना वो ठीक से काम कर रही है, फिर आप लोग जो है वो स्केड्यूलिंग में सही से काम कर रहे हैं। तो विद इन 3 to 4 मिनट्स आप लोग इस स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मैं मीटिंग को एंड कर दूंगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन सबसे पहला हमारे पास, जी तैयब आपका क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी है, मुझे इसको जरा पढ़ने दें, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हम लोग स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ बाद में, ठीक है? मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा या आपको सेपरेट से बता दूंगा, मुझे इसको ना सेलेक्ट कर लेने दें यहाँ से, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। जो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्राइटेरिया में आता है सबसे पहले, वो क्या है? कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, ठीक है? कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, ये बात हम लोग शुरू में पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए? ये बात हम लोग शुरू में पढ़ के आए बेटा, जब हम लोगों ने सीपीयू स्केड्यूलिंग के चैप्टर को स्टार्ट किया था, किया था ना, हमने डिस्कस किया था हमने कि भाई ये सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है या मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो क्या होती है? उस्मान, हमने डिस्कस किया था बेटा कि मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन कब होगी? जब हमारे पास हमारा सीपीयू जितना ज्यादा से ज्यादा बिजी होगा तो हम लोग कहते हैं कि उतनी हमारी एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन होगी। तो स्केलिंग क्राइटेरिया ये है कि आपने अपने सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखना है ताकि आप लोगों की जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है या आप लोगों की जो आपके प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो। और अगर आप लोग अपने सीपीयू की मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन करते हैं, अपने सीपीयू को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, मींस के ईच टाइम आपका प्रोसेसर जो है वो किसी ना किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर आप लोगों के पास ईच टाइम हमारा प्रोसेसर जो है वो किसी ना किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो बेटा इस केस के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपके सिस्टम की स्पीड बहुत अच्छी होगी। आपके सिस्टम की जब स्पीड अच्छी है तो उसको कहते हैं थ्रूपुट। जब हमारे सिस्टम की स्पीड अच्छी है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको थ्रूपुट बोलते हैं। और थ्रूपुट की डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट, कि किसी एक वक्त में आपके प्रोसेसेस की जो कंप्लीशन है वो कितनी स्पीड के साथ हो रही है। जब आपके प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन एफिशिएंट होगी, जब आपके प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब है कि आपकी थ्रूपुट, आपके सिस्टम की थ्रूपुट जो है वो भी अच्छी हो जाएगी। थ्रूपुट से बेसिकली मुराद होती है आउटपुट। थ्रूपुट से बेसिकली मुराद क्या होती है? आउटपुट क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो अच्छे सिस्टम्स हैं, हम लोग देखते हैं जी उनकी थ्रूपुट बहुत अच्छी है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है जी, उनकी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि उनकी स्पेसिफिकेशन ज्यादा हैवी है, क्वाड कोर का सिस्टम है या ऑक्टा कोर का सिस्टम है, 8 GB रैम है, अदर देन हमारे पास कहते हैं जी डुअल कोर सिस्टम है, 2 GB रैम है, एंड सो ऑन, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन एग्जिस्ट करती हैं। तो फिर हम लोग उस केस में बैठे रहते हैं, स्पीड कम होती है। तो थ्रूपुट का मतलब होता है आउटपुट। तो यहाँ पर वो देखें, आपको सिंपली वर्ड्स में बता रहा है कि हमारे पास कितने प्रोसेस जो हैं वो एक यूनिट टाइम में जिन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया है। अगर आपका सिस्टम जो है वो 5 प्रोसेसेस को एक यूनिट टाइम में कंप्लीट करता है, और एक दूसरा सिस्टम जो है वो 3 प्रोसेसेस को एक यूनिट टाइम में कंप्लीट करता है, तो फिर हमारे पास क्या है जी कि हम लोग कहते हैं कि वो 5 वाले की स्पीड ज्यादा अच्छी है। वो 5 वाले की स्पीड ज्यादा अच्छी होने की एक रीजन ये भी है कि उसकी जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो बहुत मैक्सिमम है। टर्न अराउंड टाइम किसको कहते हैं जी बेटा? टर्न अराउंड टाइम कहते हैं ऐसा टाइम जो आपका प्रोसेस क्रिएट होता है, जब आपका प्रोसेस सबमिट होता है सिस्टम के अंदर, जब आपका प्रोसेस सबमिट हो जाता है, जब आपका प्रोसेस क्रिएट होता है, वहां से लेके उस प्रोसेस को कंप्लीट होने तक, मींस के जब प्रोसेस क्रिएट हुआ वहां से लेके प्रोसेस की टर्मिनेशन तक, दरमियान में जितना भी टाइम लगा ना उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। मींस के एक प्रोसेस की सबमिशन से लेके प्रोसेस की टर्मिनेशन तक दरमियान में हमारे पास जितना भी टाइम लगा है उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं।
वो देखें उसने लिखा हुआ है टर्न अराउंड टाइम क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है जी, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के दरमियान में वेटिंग टाइम भी आ जाता है कि 5 मिनट वो एग्जीक्यूट हुआ था, फिर 3 मिनट्स के लिए वो वेट में चला गया था। तो जितना भी टाइम है, चाहे वो वेटिंग है चाहे वो कोई भी है, जितना भी टाइम एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगता है, एग्जीक्यूट करने में लगता है, उस सारे टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। इसको कहते हैं टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द प्रोसेस टू द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस, उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। वेटिंग टाइम हमारे पास एक प्रोसेस जो कि स्पेसिफिकली वेट करता है किसी इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है जी, किसी इनपुट आउटपुट के लिए या किसी काम के लिए जो आपका प्रोसेस जो है वो वेट करता है, उसको वेटिंग टाइम कहते हैं। वो जो टाइम वहां पर कंज्यूम होता है उसको वेटिंग टाइम कहते हैं। और रिस्पांस टाइम क्या है कि जब आपका प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, हम कहते हैं ना कि सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट होता है। जब आपका प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, जब आपका प्रोसेस सबमिट हो जाता है, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो है जो टाइम, वो टाइम जो पहले रिस्पांस टाइम, पहले रिस्पांस जब आपके प्रोसेस को मिलता है, उस टाइम तक जो हमारा टाइम कंज्यूम होता है प्रोसेस के अगेंस्ट, उसको हम लोग रिस्पांस टाइम कहते हैं। रिस्पांस टाइम को आप लोग देखें, वो लिखना जी अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पांस इज प्रोड्यूस्ड। जब तक उसको फर्स्टली सबसे पहला रिस्पांस नहीं मिलता आपके प्रोसेस को, सबमिशन के बाद से सबमिट हो गया, उसके बाद से जब तक उसको पहला रिस्पांस नहीं मिलता, जो हमारा टाइम कंज्यूम होता है, उसको हम लोग रिस्पांस टाइम बोलते हैं। तो ये स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया बेटा, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो होप सो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब हमारे 3-4 मिनट रह गए हैं, मैंने इसको अभी खत्म करना है क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है, उसकी मैंने मीटिंग फॉरवर्ड नहीं की हुई, मैं भूल गया था पिछले 2 दिनों से, पता नहीं क्या रीजन है, मैं भूल जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए नहीं भूलूंगा, वो क्लास से पहले ही हम लोग आपको सेंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बेटा ख्याल रखिएगा। तो ये मैं क्लासेस से फ्री होकर आपके क्वेश्चन को पढ़ के आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बेटा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फ्राइडे को आपके साथ मुलाकात होगी दोबारा। मुलाकात होने से मुराद दोबारा हम लोग लेक्चर को ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।